नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056909606089753864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह यूपी ट्रिपल पीटी की ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित पहला फुल लेंथ टेस्ट है। इसमें हम लोग टोटल 100 प्रश्न देखेंगे। जो आयोग ने ऑफिशियल सिलेबस जारी किया है, पूर्णतः उसी पर आधारित पहला फुल लेंथ टेस्ट हमारे द्वारा दिया जा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपी ट्रिपल पीटी सहित हमारे कई फुल पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या रिस्पतनम? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए बोध गया जो है यह निरंजना नदी के तट पर स्थित है। और निरंजना नदी का एक अन्य नाम फल्गु नदी भी है। और गौतम बुद्ध को ज्ञान जो है वो बोध गया में ही प्राप्त हुआ था। इसके अन्य 3 विकल्पों को देख लेते हैं हम लोग। कुशीनगर, यहाँ पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है। और लुम्बिनी जो है यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और रिस्पतनम में गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश अपना दिया था ऋषिपतनम में। और गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, चेन्नई, वेल्लूर या पुणे? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी वेल्लूर में स्थित है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय। और रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वह 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। और वेल्लूर जो है ये कोलकाता में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण या उपनिषद? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी ब्राह्मण कहलाते हैं वेदों के गद्य प्रकरण। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेदों की जो संख्या है वह कुल 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ब्राह्मण जैसे सतपथ ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण, ताण्य ब्राह्मण, ये सभी ब्राह्मण हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोथल की खोज किसने की थी? S.R. राव, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी या R.S. बिष्ट? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए R.S. राव ने लोथल की खोज की थी। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। और यह वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। इसके अन्य विकल्पों को हम देख लेते हैं। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा खोज की थी। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोज 1922 में की थी। और R.S. बिष्ट ने बनवाली एक जगह है जो वर्तमान में हरियाणा में स्थित है, इसकी खोज 1974 में की थी। आते हैं अगला प्रश्न लो। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? हवा के, तूफान के, अग्नि के या वर्षा व चक्रवात के? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी वर्षा व चक्रवात के देवता माने जाते हैं इंद्र वैदिक काल में। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? भगत सिंह, लाला हरदयाल शौर्यसेन या श्यामजी कृष्ण वर्मा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी लाला हरदयाल ने गदर आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इन्होंने गदर पार्टी की जो स्थापना है वह सैन फ्रांसिस्को में 1913 में किए थे। और गदर पार्टी के जो अन्य नेता हैं वह सोहन सिंह हैं, करतार सिंह, ये जो है प्रमुख नेता हैं गदर आंदोलन के। एक प्रश्न बार बार पूछता है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो उसका जो आंसर हो जाएगा वह श्यामजी कृष्ण वर्मा है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और चटगांव शस्त्रागार से कौन संबंधित था? वह आपके शौर्यसेन थे। 30 प्रश्न जो आंसर हो जाएगा वह आपके लाला हरदयाल। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की जो स्थापना की थी वह फरवरी 1919 में की थी। तो इसके जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बंगाल विभाजन 1905 के दौरान भारत का वायसराय कौन था? कर्जन, मिंटो, हार्डिंग सेकंड या चेम्सफोर्ड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए
करजन भारत का वायसराय था बंगाल विभाजन 1905 के समय। बाद में बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1911 में। उस समय वायसराय वो लॉर्डिंग सेकेंड था। मुस्लिम लीग की स्थापना, कांग्रेस का जो सूरत विभाजन हुआ था, ये सभी जो घटनाएं हुई थी यह मिंटो के कार्यकाल में हुई थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 में वीर सावरकर ने की थी। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी। तो यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछता रहता है, रिपीटेड प्रश्न है, इसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? इलाहाबाद, आगरा, मेरठ या कानपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए इलाहाबाद में। चंद्रशेखर आज़ाद जो है इलाहाबाद का अल्फ्रेड नोबेल जो पार्क है वहाँ पर शहीद हुए थे। और इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो 27 फरवरी 1931 में। एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद का जो जन्म है वह एमपी में हुआ था 1906 में। और इनकी जो मृत्यु है, जो शहीद हुए थे, वह इलाहाबाद में हुए थे। आते हैं अगला प्रश्न लोग, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप या हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी उत्तराखंड में स्थित है, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। इसके साथ बिनोग वन्यजीव अभ्यारण्य, अस्कोट, गोविंद पशु विहार, ये सभी वन्यजीव अभ्यारण्य भी उत्तराखंड में स्थित हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, महाबलेश्वर, डोडा बेटा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए अनाईमुडी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। और यह पश्चिमी घाट पर्वत का एक हिस्सा है अनाईमुडी। डोडा बेट्टा जो है यह तमिलनाडु में स्थित है, डोडा बेट्टा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? मेघालय, मिजोरम, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। पहला स्थान पर आपका मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। आते हैं अगला प्रश्न लो, यहाँ पे आपको बताना है किसकी ऊंचाई सबसे अधिक है समुद्र तट से? मसूरी, ऊटी, दार्जिलिंग या मुन्नार? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी ऊटी की जो ऊंचाई है सबसे अधिक है इन सभी में। और इसकी जो ऊंचाई है वह 2268 मीटर इसकी ऊंचाई है, लगभग 2268 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। और ऊटी जो है यह तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है। मसूरी आपके उत्तराखंड में है, दार्जिलिंग यह पश्चिम बंगाल में है और मुन्नार यह आपके केरल में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स, एंडीज, हिमालय या रॉकी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी एंडीज जो है यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इसकी जो कुल लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वह लगभग 4000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और यह लगभग कुल 7 देशों में फैला हुआ है, जिनमें अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, वेनेजुएला, इन सभी में जो है इन देशों में एंडीज पर्वत फैला हुआ है। आल्प्स पर्वत आपकी यूरोप में है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी। और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वह नरसिम्हा राव थे। और इसके प्रमुख तथ्य थे नई आर्थिक नीति के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। सेवा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है सेवा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इकोनॉमी के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में आपका कृषि वानिकी आता है, द्वितीयक में आपको उद्योग धंधे आते हैं और तृतीय में आपका सेवा है, बैंकिंग है, मनोरंजन है, पर्यटन, ये सभी जो है वो सेवा के अंतर्गत आते हैं। वह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सेवा जो आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तीसरी, चौथी, पांचवी या छठी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और इसका जो कार्यकाल था वह 1974 से 78 इसका कार्यकाल था और यह कुल 4 वर्षों तक चली थी पंचवर्षीय योजना, पांचवी वाली। और यह डीपी धर ने तैयार की थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मैप है वो डीपी धर ने तैयार किया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। गुरु पर्व त्योहार किसकी जयंती पर मनाया जाता है? नानक देव, अर्जुन देव, तेग बहादुर या गोविंद सिंह? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, गुरु नानक की जयंती पर गुरु पर्व मनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। गुरु नानक का जो जन्म है वो 1469 में ननकाना साहिब जो वर्तमान पाकिस्तान पड़ता है वहाँ पर गुरु नानक का जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1539 में इनकी मृत्यु हुई थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जीएसटी पंजीकरण में कितने डिजिट होते हैं? 10, 12, 15 या 18? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, 15 डिजिट होते हैं जीएसटी पंजीकरण में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में जीएसटी 1 जुलाई वर्ष 2017 में लागू की गई थी। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 15, 19, 17 या 20? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, कुल 20 सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से। टोटल जो राज्यों से 530 सदस्य चुने जाते हैं और 20 सदस्य आपके केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यहाँ पे चार राष्ट्रपति दिए गए हैं, इनके कालक्रमानुसार को आपको व्यवस्थित करना है। राधाकृष्णन, संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद और ज्ञानी जैल सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति वह राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा जो स्थान आता है वह राधाकृष्णन का आता है। इसके बाद संजीव रेड्डी तीसरे पाएंगे और ज्ञानी जैल सिंह आपके चौथे स्थान पर आएंगे इस प्रश्न के अनुसार। तो इसका जो सही आंसर है वह आपके सी वाला ऑप्शन जो है वह सही है। इसका जो सी वाला ऑप्शन है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक हो सकती है अनिश्चित काल के लिए, 2 घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, 1 घंटे की अवधि होती है लोकसभा में शून्यकाल की और यह जो है 12 से 1 के बीच होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। भारत के राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है वो किसको संबोधित करते हैं? उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति को। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को प्रदान करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला, कैंडला, पास्कल या जूल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, टेस्ला होता है चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक। कैंडला जो होता है वह ज्योत तीव्रता का होता है। पास्कल आपका दाब का होता है। जूल जो है वह कार्य और ऊर्जा का होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जड़त्व का नियम किसे कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है और यहीं से हमें F=ma की प्राप्ति होती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। स्टील में कितना प्रतिशत जो है कार्बन होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, 0.1 से लेकर 2% तक कार्बन होता है स्टील में। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। पानी का पीएच मान कितना होता है? 4, 7, 18 या 12? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, 7 होता है पीएच मान। एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो पीएच स्केल होती है वह 0 से लेकर 14 तक होती है। यह चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, इससे ऊपर नहीं होता है। मैक्सिमम जो मान होता है वह 14 होता है और पानी का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। आते हैं अगला प्रश्न लो। विडाल टेस्ट जो होता है वह किसके लिए कराया जाता है? हैजा, मलेरिया, पीत ज्वर या टाइफाइड? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, टाइफाइड टेस्ट के लिए विडाल टेस्ट कराया जाता है। और टाइफाइड जो रोग होता है यह साल्मोनेला बैक्टीरिया कारण होता है, अर्थात टाइफाइड जो है यह बैक्टीरिया जनित रोग है। साल्मोनेला
जो बैक्टीरिया है इसके कारण से टाइफाइड होता है और इसके लिए विडाल टेस्ट कराया जाता है। नबका लेबारा जो उत्सव है यह किस राज्य मनाया जाता है? नागालैंड, मिजोरम, राजस्थान या ओडिशा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, ओडिशा मनाया जाता है। नबका लेबारा जो उत्सव है यह ओडिशा में मनाया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लो। द्रौपदी मुर्मू भारत के किस नंबर की राष्ट्रपति बनी है? 14वीं, 15वीं, 11वीं या 12वीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू और यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है और यह संथाली जनजाति से संबंधित है। और इससे पहले जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहले भारत के राष्ट्रपति बनी थी। इनसे संबंधित एक फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि यह झारखंड की पूर्व गवर्नर भी रही हैं द्रौपदी मुर्मू और यह भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। भूटान की सीमा भारत कितने राज्यों से लगती है? 7, 5, 9 या 4? आप लोगों को आसानी समझने के लिए यहाँ पे मैप का प्रयोग किया गया है। ये आपका भूटान है। भूटान की सीमा भारत कुल 4 राज्यों से लगती है जिनमें आपका पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और असम है। तो टोटल 4 राज्यों से सीमा साझा करता है भूटान। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आबू धाबी किसकी राजधानी है? संयुक्त राज्य अमीरात, इटली, कुवैत या उत्तरी कोरिया? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। इटली की राजधानी वह रोम है। कुवैत का कुवैत सिटी होता है। उत्तरी कोरिया का प्योंगयांग होता है और दक्षिणी कोरिया का आपका सियोल होता है। सियोल जो है वह दक्षिणी कोरिया की राजधानी है। आते हैं अगला प्रश्न लो। नेपाली भाषा किस राज्य में बोली जाती है? बिहार, आंध्र प्रदेश, सिक्किम या पश्चिम बंगाल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, सिक्किम में नेपाली भाषा बोली जाती है और यहाँ पर 60% ज़्यादा जो आबादी है वह नेपाली भाषा का प्रयोग करती है। सिक्किम भारत का जो राज्य बना था वह 1975 में भारत का एक राज्य बना था सिक्किम। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यह सभी फैक्ट आप लोग नोट करते चलेगा क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट जो है इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? अजमेर, दिल्ली, मुंबई या कोलकाता? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया और यह जॉर्ज पंचम के आगमन के उपलक्ष्य में इसे बनाया गया था। एक तो गेटवे ऑफ इंडिया है, एक इंडिया गेट है और इंडिया गेट जो है ये आपकी दिल्ली में स्थित है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से लगा था? रूस, जापान, जर्मनी या ब्रिटेन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है भारत में लगा था और यह जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो औद्योगिकरण पर आधारित थे और उस समय जो है 3 नए स्टील कारखाने लगे थे जिनमें आपका दुर्गापुर था, दूसरा आपका राउरकेला था और तीसरा आपका भिलाई था। भिलाई सोवियत रूस के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से ओडिशा में और भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है और यह सोवियत रूस की सहायता से बनाया गया था। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? शहनाई, सितार, तबला या बांसुरी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, शहनाई बजाते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, 1954 में बार की स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वह आपके ट्राम्बे में स्थित है। ट्राम्बे में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अंटार्कटिका में भारत कितने अनुसंधान स्टेशन कार्यरत हैं? 1, 2, 6 या 3? यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, कितने कार्यरत हैं, कितने स्थित हैं वह नहीं पूछा गया, कितने कार्यरत अर्थात इस टाइम जो चालू हैं। तो वर्तमान में भारत के 2 अनुसंधान केंद्र जो हैं वह चालू हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है और टोटल वहाँ पे स्थित भारत के वह 3 हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री जो स्थापना हुई थी वह 1983 में हुई थी और यह बंद हो गया है। बाद में मैत्री जो स्थापना वह 1988 में और वर्ष 2012 में भारती की स्थापना हुई थी अंटार्कटिका में अनुसंधान स्टेशन की। तो वर्तमान में 2 स्टेशन भारत के चालू हैं। ये आपके करंट अफेयर से प्रश्न है। जैन यूनिवर्सिटी ने कुल कितने पद जीतकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की चैंपियन बनी है? 20, 35, 32 या 28? तो इसका जो सही आंसर है
जैन यूनिवर्सिटी ने कुल 32 पदक जीतकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की चैंपियन बनी है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स यूनिवर्सिटी जो है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021, यह बेंगलुरु कर्नाटक में खेला गया है और इसने कुल 32 पदक जीता है। टोटल 20 गोल्ड, 7 सिल्वर और प्लस 5 ब्रांज पदक जीतकर टोटल 32 पदक जीतकर जैन यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में चैंपियन बनी है। दूसरे स्थान पर लवली यूनिवर्सिटी है जिसने कुल 17 गोल्ड जीते हैं। तीसरे स्थान पर पंजाब यूनिवर्सिटी है जिसने कुल 15 गोल्ड जीते हैं। तो जैन यूनिवर्सिटी चैंपियन रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में। हाल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, पूर्णिया जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है और इसका जो कुल खर्च आया वह 105 करोड़ रुपये इसका कुल खर्च आया है और यह कुल 15 एकड़ में फैला हुआ है। एथेनॉल के जो रासायनिक सूत्र है उसको भी नोट कर लीजिए, आप लोग परीक्षा में पूछ सकता है। C2H6O जो है एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है और इसका जो उपयोग किया जाता है वह डीजल पेट्रोल में मिलाने में इसका उपयोग किया जाता है और यह अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट बना है पूर्णिया में। नियो बैंक ओपन भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बना है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो नियो बैंक ओपन भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना है और वर्तमान में भारत में कुल 104 यूनिकॉर्न है। अगर यूनिकॉर्न की संख्या देखी जाए तो भारत यूनिकॉर्न की संख्या में विश्व में तीसरा स्थान रखता है। पहले स्थान पर आपका USA है, दूसरे स्थान पर चाइना है, तीसरे स्थान पर भारत है। और यूनिकॉर्न बनने के लिए उसकी जो नेट वैल्यू होनी चाहिए, $1 बिलियन उस कंपनी की नेट वैल्यू होनी चाहिए। $1 बिलियन इसकी नेट वैल्यू होनी आवश्यक है। मई 2022 को किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तरुण कपूर, अनिल अरोड़ा, सुशील चंद्रा या ओम प्रकाश रावत? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार रूप में मई 2022 को नियुक्त किया गया है और यह पूर्व पेट्रोलियम सचिव हैं तरुण कपूर। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल या तेलंगाना? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, ओडिशा में स्थापित की जाएगी भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? पोलैंड, डेनमार्क, स्वीडन या जर्मनी? यह जो प्रश्न है अभी BPSC में यह प्रश्न आया है और यह जो सम्मेलन आयोजित किया गया था वह आपके डेनमार्क में इसका सम्मेलन आयोजित किया गया था। और डेनमार्क का एक शहर है कोपहेगेन, वहाँ पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। नार्डिक देश इनमें आपका डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे है और आइसलैंड, ये सभी नार्डिक देश हैं। और पहला जो सम्मेलन आयोजित किया गया था वह वर्ष 2018 में इसका पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। दुनिया की 5 चोटियों जिसकी ऊंचाई 8000 से अधिक है को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? प्रियंका मोहिते, अरुणिमा सिन्हा, संतोष यादव या शिवांगी पाठक? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, प्रियंका मोहिते बनी है दुनिया की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला और जिसकी ऊंचाई 8000 से अधिक है। इनमें आपके माउंट एवरेस्ट है, माउंट किलिमंजारो, माउंट ल्होसे, माउंट मकालू और अन्नपूर्णा जैसी चोटियां हैं। इन्हें वर्ष 2020 में तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और प्रियंका मोहिते यह महाराष्ट्र की हैं। इसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार NBFC को क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए न्यूनतम नेट स्वामित्व वाली निधि कितनी होनी चाहिए? 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ या 100 करोड़? तो इसका जो सही आंसर है उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वह 100 करोड़ होनी चाहिए। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मई 2022 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितनी हो गई है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो यह भारत कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर यह 2 हो गई है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग।
हाल ही में 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, सिंथिया रोसेंजवेग को 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। और यह जो पुरस्कार है यह वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन देता है। और सिंथिया रोसेंजवेग यह कृषि वैज्ञानिक है और पहली बार यह पुरस्कार 1987 में दिया गया था। और यह पहली बार भारत के MS स्वामीनाथन को दिया गया था विश्व खाद्य पुरस्कार, जिसे वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग GS के सारे प्रश्न देख गए हैं। आइए हम लोग अगला सेक्शन को देखते हैं। ये आपके DI से प्रश्न बनाया गया है। यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वह 100 टन के रूप में दी गई है। ये आपका DI है। 2 विभिन्न वर्षों में कौन सी फसलों का उत्पादन एक समान मात्रा में हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। ये आप देख रहे होंगे 9, यहाँ पर 9 और ये आपका 3 और ये आपका 3। टोटल जो है मक्का और चावल का उत्पादन जो है वो 2 विभिन्न वर्षों में एक समान रहा है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। किसी भी फसल के न्यूनतम और उच्चतम उत्पादन के बीच मात्रा जो अंतर है वह अधिकतम कितना करीब करीब है? तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे सबसे अधिक जो अंतर है वह आपका लगभग यहाँ पे 9 है। ये आपका मक्का में देखा जा रहा है और यह आपका 1 है। तो लोग लगभग जो है वो 800 टन का अंतर देखा जा रहा है, न्यूनतम और उच्चतम अंतर। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। 2004 से 2007 के बीच चावल के उत्पादन का आंकड़ा क्या दर्शाते हैं? 2004 में जो है चावल का आंकड़ा आपका 9 है और 2007 में आंकड़ा जो है वह 4 है। तो कितने कमी होती है? 5 कमी होती है। कितने से? 9 से। तो हम लोग इसका परसेंट निकाल लेंगे तो कितनी कमी होती है? वो आपकी 55% की कमी होती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मक्का के उत्पादन में किस वर्ष में 3 गुना वृद्धि हुई है? आप लोग देख रहे होंगे यह 3 है और यह 9 है। तो 2005 में इसकी वृद्धि जो है 3 गुना हुई है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। मक्के के उत्पादन में 3 गुना जो वृद्धि हुई है वह 2005 में हुई है। किस वर्ष में सभी तीनों फसलों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है? तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर 3 है, चावल जो है 3 है और यहाँ पर 4 है। यहाँ चावल आपका 1 है और यहाँ पर चावल आपका 9 है। यहाँ पर मक्का जो यहाँ पे 1 है और मक्का यहाँ पर 9 है। तो आप लोग देख रहे होंगे 2007 में पिछले वर्ष तुलना में हर एक फसल में वृद्धि हुई है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आप लोग वीडियो को रोककर एक ही चीज़ आप लोग ध्यान से देखकर आप लोग उत्तर कीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर छात्रों की जो संख्या है 800 बताई गई है। बाकी हम लोग DI देख लेते हैं। यहाँ पर 216 अंश संस्था बस है, सार्वजनिक बस 54 अंश, साइकिल 18 अंश और पैदल जो है आपको निकालना है। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सार्वजनिक बस द्वारा यात्रा करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो सार्वजनिक बस में कुल 54 अंश है। तो टोटल जैसा कि आप जानते हैं 60 अंश होता है और यहाँ पे जो छात्रों की संख्या है वह आपकी 800 है। तो 800/360 गुणे आपका 54 हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 18 से काट देंगे, 18 36, 18 3 54 और ये आपका 40 3 120। तो इसका जो ऑप्शन भी है 120। सार्वजनिक बस द्वारा जो छात्र यात्रा करते हैं उनकी जो संख्या आपकी 120 आ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्थान की बस का इस्तेमाल ना करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे संस्थान की बस का इस्तेमाल करने वाली जो संख्या आपकी है वह कुल 216 अंश है। और जैसा कि आप जानते हैं 360 में से 216 आप घटा देंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका 144 आ जाएगा। तो 144%। तो हम लोग टोटल 800 का 360 का 144% निकालेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 18 फिर काट देंगे, 18 दूनी 36 और 18 8 144, फिर इससे फिर काट देंगे हम लोग 4। तो ये आपका हो जाएगा 832। 320 लोग ऐसे हैं जो संस्थान की बस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, संस्थान में जो है पैदल जाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो हमें यह परसेंट निकालना है। तो आप लोग देख रहे होंगे 216, 54, 18, ये टोटल आप लोग जोड़ेंगे तो ये आपका
288 आ जाएगा। और टोटल 360 होता है, हम लोग 360 में से इसे घटा देंगे तो ये आपका 72% आ जाएगा। तो 72% आ जाएगा। यहाँ पे छात्रों संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो छात्रों संख्या टोटल 800 है बटे 360 गुणे 72, तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 72, तो 8 दूनी 16, तो टोटल 160 छात्र हैं जो संस्थान में पैदल जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। संस्था में सार्वजनिक बस तथा संस्था की बस से यात्रा करने वाले छात्रों की संख्या का योग कितना है? तो ये आपका 54 है और ये आपका 216 है। तो टोटल हम करेंगे तो ये आपका 270 आ जाएगा। और टोटल जो है 360 है, तो सॉरी इसको हम लोग 800 छात्र टोटल है, 800 छात्र टोटल है और हमें 270 अंश का वैल्यू निकालना है। तो ये आपका 9 3 27 हो जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा और ये आपका 20 और 2 3 6, तो टोटल 600 छात्र ऐसे हैं जो संस्था की सार्वजनिक बस और संस्था की बस से यात्रा करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। संस्थान में पैदल जाने वाले छात्रों को दर्शाने वाला भाग का कोण कितना है? तो जैसा कि हम लोग निकाल चुके हैं, यह जो है आपका 72 डिग्री है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यह आपकी नई DI है। यहाँ पर एक खेल के सामान की दुकान को दिखाया गया है। इसमें पहला प्रश्न है किस महीने में सबसे कम बिक्री हुई है? तो आप लोग देख रहे होंगे सबसे जो कम बिक्री हुई है वह 10 हुई है और ये आपके जुलाई मंथ में हुई है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कितने महीनों में बिक्री के आंकड़े 25,000 से अधिक हैं? तो 25,000 से अधिक मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। 25,000 से अधिक जो बिक्री हुई है वह कुल 7 महीने में हुई है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जनवरी से दिसंबर तक बिक्री का कुल औसत आंकड़ा कितना है? तो आप लोग टोटल कर लीजिए 30 25 40, तो टोटल आप करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 340 हज़ार आ जाएगा और 12 से आप लोग भाग देंगे, आप लोग कर दीजिएगा तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा 28,340 जो है इसका कुल औसत आ जाएगा बिक्री का टोटल। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मई महीने में सबसे कम बिक्री वाले महीने से कितनी अधिक बिक्री हुई है? तो मई महीने में जो सबसे अधिक बिक्री हुई है आपकी वो आपकी 40 हुई है और सबसे कम बिक्री आपकी जुलाई में वो 10 हुई है। तो 40 में से 10 गएगा आपका 30 आ जाएगा। तो टोटल जो है 30,000 इसका आंसर आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कितने महीने में हुई बिक्री का आंकड़ा औसत बिक्री से अधिक है? तो जैसा कि हम लोग देखे थे 28,000 से कितना था, 28,340 रुपये से अधिक होना चाहिए। 28,340 से किस महीने में जो है, सॉरी 28,000 से कम होने चाहिए। तो 28,000 से कम किसकी है? 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 महीने में जो बिक्री हुई है वह औसत बिक्री से कम हुई है। और औसत बिक्री आपको पहले निकाल चुके हैं, 28,340 रुपये इसकी औसत बिक्री रही है सभी माह के। तो 5 महीने ऐसे हैं जिनकी बिक्री 28,340 से कम है। तो इनमें आपका मार्च का मंथ है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है और अक्टूबर है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर एक नई DI है। यहाँ पर जो परिवार की आय बताया गया कुल 80,000 रुपये है। यहाँ पे सेविंग, एजुकेशन, फूड, रेंट, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्ट और मिसलेनियस है। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भोजन और शिक्षा पर व्यय का अंतर कितना होगा? भोजन, तो भोजन का आपका ये 20% है। भोजन और शिक्षा पर जो है वह 15% है, अर्थात इन दोनों जो अंतर है वह 5% है। तो 80,000 जो 5% आप निकालेंगे तो आपका 4,000 आ जाएगा। 80,000 का 5% आप निकालेंगे तो आपका 4,000 आ जाएगा। 8 5 40, तो ये आपका 4,000 आएगा। आप ये सब प्रश्न जो है बेसिक है, आप लोग थोड़े कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करेंगे तो आपको प्रश्न सॉल्व करने में आसानी होगी। परिवार द्वारा कुल खर्च कितना किया गया? तो सबसे पहले हम सेविंग निकालेंगे तो खर्च हमें पता चल जाएगा। तो सेविंग आपका 18% है, तो अर्थात कुल टोटल 82% जो है वह खर्च किया जा रहा होगा। तो 80,000 का 82% हम निकाल लेंगे तो हमें टोटल खर्च निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका टोटल खर्च निकल के आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, पहले 00 पीछे करेंगे, 8 दूनी 16 आपका हो जाएगा, 8 है 64, 64 1 65, तो 65,600 रुपये इसका कुल खर्च होगा परिवार द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है।
बचत और शिक्षा का योगफल, खाने पर खर्च किए गए रुपए का अंतर कितना है। तो सबसे पहले हम लोग सेविंग देख लेते हैं। सेविंग 18% है, एजुकेशन पर 15%, दोनों का योग कर देंगे आपका 33% हो जाएगा, और खाने पर जो खर्च किया गया वो आपका 20%। इनको घटा लेंगे तो ये आपका 13% आ जाएगा, और यही वैल्यू हम निकाल लेंगे 80,000 का 13% हमने निकाल लेंगे, तो ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, और 13 8 104 होता है, तो यह 10,400 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। बचत और शिक्षा का योगफल, खाने पर खर्च किए गए रुपए जो अंतर होगा वो आपका 10,400 रुपये होगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, परिवार द्वारा कपड़े पर कितना रुपए खर्च किया गया। तो कपड़े पे 5% किया गया है, और 80,000 का 5% हम लोग करेंगे, 80,000 का 5% निकालेंगे तो आपका 8 5 40 आ जाएगा, तो आपका 4,000 रुपये हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। कपड़े को छोड़कर परिवार द्वारा सबसे कम खर्च किस पर किया गया है। तो ये आपका कपड़े पर खर्च किया गया, इससे अधिक जो पहला आता है आपका 10% आपका ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया गया है, आपका कपड़ा पर किया गया, और उससे अधिक जो खर्च आपका परिवहन पर खर्च किया गया है। तो इसमें जो है कपड़े को छोड़कर पूछा जा रहा है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह परिवहन आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यह जो टेस्ट सीरीज है, यह UPSSC आयोग ने जो सिलेबस जारी किया है पेट का, उस पर पूर्णतः आधारित है, और जो इसका स्तर रखा गया है वह पिछला जो पेपर है और जो हाल ही में जो पेपर हुआ है लेखपाल जैसे परीक्षाओं में पेपर हुआ है, उन पे आधारित यह प्रश्न बनाया गया है। आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, आपको बताना छोटी संख्या कौन सी है। मान लीजिए वह संख्या आपकी x है, दूसरी संख्या आपकी 2x हो जाएगा, और इनका जो गुणनफल है वो 2048 है। तो यहाँ से 2 कैंसिल कर देंगे, 1024 आ जाएगा, तो ये आपकी x² बराबर 1024, तो यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो आपको 32 आ जाएगी। तो पहले जो संख्या आपकी छोटी संख्या आपकी 32 आ जाएगी। अगर प्रश्न बड़ी संख्या पूछता है तो आपको 64 आ जाएगा, तो 2x अर्थात ये आपके 64 आ जाता। तो यहाँ पे छोटी संख्या पूछता है वो आपका 32 आ जाएगा। एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शहर ए से शहर बी की दूरी तय करती है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा से शहर गति से जो है शहर बी से ए की दूरी तय करती है। आपको बताना है इसकी औसत गति क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका एक आसान सा फार्मूला है 2xy/x+y। तो जाने की गति आपकी 20 है और आने की आपकी 30 है, और इन दोनों का जो योगफल होगा वह 50 हो जाएगा। तो 40 3 112 हो जाएगा, बटे 50 हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, वो आपका 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल आ जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यदि दो संख्याओं का योग 26 है और अंतर 12 दिया गया है, उनके वर्गों का अंतर आपको निकालना है। तो आपको जानते हैं x+y आप कर देंगे 26 आ जाएगा, और अंतर x - y आपका 12 आ जाएगा। वर्गों का अंतर आपको निकालना है, x² - y² आप लोग जानते हैं, x+y एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x - y एक ब्रैकेट में हो जाएगा। तो ये आपका 26 × 12 हो जाएगा, तो 12 × 6 72 हो जाएगा, और 12 दूनी 24, 24 7 31, इसका 312 इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। किसी संख्या में उसका 16 से 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 हो जाती है, आपको संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग 16 से 2/3% का वैल्यू जो होती है वह 1/6 होती है। इसमें संख्या जो है इसी में जोड़ना है, तो 6 का 16 से 1/3% जोड़ेंगे तो आप वह संख्या 7 हो जाएगी, और 7 की वैल्यू हमें दी है 4956। तो यहाँ हम लोग 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये कैंसिल 7 से 49 और 7 8 56, तो 1 की वैल्यू आपको 708 रुपये आ जाएगी। और हमें निकालना 6 की वैल्यू है, पहले जो संख्या है 6 के, तो यहाँ पे 6 से हम गुणा कर देंगे, तो 6 8 48 हो जाएगा, 6 का नाम 6 और 6 से 42, तो ये आपके 42 48 का सही आंसर आ जाएगा। तो जो संख्या थी वह आपकी 42 48 थी। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। राम 2000 में एक मोबाइल खरीदता है, सोहन को वह 3000 में बेच देता है, सोहन उसे राकेश को 3500 में बेच देता है। आपको बताना है कि राकेश को उस मोबाइल के लिए राम से कितना अधिक भुगतान करना पड़ा है। तो राम ने 2000 का पेमेंट किया है और राकेश ने 3500 का पेमेंट किया है, तो कितना अधिक भुगतान किया है। तो 1500 अधिक भुगतान किया है, और इसने कितना पेमेंट किया था 2000 का, तो आपको बताना कितना परसेंट। तो ये आपका इससे हो जाएगा, और ये आपका 75% जो है ज़्यादा भुगतान किया है राम से अधिक राकेश ने किया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आप लोग मैथ की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपके रीजनिंग के प्रश्न है।
यहाँ आपको बताना है कि अगला शब्द कौन सा आएगा। ये आपका सी है, यहाँ आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये आपका 3 है, 5 है, 8 है, 10 है, 13। तो ये आप लोग देख रहे होंगे 2 बढ़ रहा, 3 बढ़ रहा, फिर 2 बढ़ रहा, फिर 3 बढ़ रहा, अगला भी 2 ही बढ़ेगा। तो ये आपका ओ हो जाएगा पहला ऑप्शन। फिर इसके बाद 6 है, 7 है, 9 है, 12 है, 16 है। तो आप लोग देख रहे होंगे 1 बढ़ रहा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, अगले जो 5 बढ़ेगा। तो 16 5 21, 21 का मतलब यू। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। इस प्रकार आप लोग भी तैयारी करिए और जितने भी इस प्रकार के संख्या जो अक्षर वाले हैं उनको आप लोग याद कर लीजिएगा। किसी फोटो में एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि वह उसकी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है। औरत उस आदमी से क्या संबंध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन औरत उस आदमी की बहन है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। 1995 को सप्ताह का कौन सा दिन था? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका निकालने का अलग अलग तरीका है। तो हम लोग 144, 025, 036, 144 से हम लोग निकालेंगे इसको। तो हम लोग सबसे पहले 5 रखेंगे, मंथ का कोड आप 1 रखेंगे और 1900 में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 0 होता है और 95 का 95 रखेंगे। और कितने लीप ईयर हैं? इसमें कुल 23 लीप ईयर हैं और टोटल यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो 95 5 100 हो जाएगा, यह 101 124। तो 124 बटे 7 कर देंगे तो ये आपका 5 आपका शेष बच जाएगा। और 5 जो शेष बचता है तो उस दिन आपका गुरुवार होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यह टेस्ट सीरीज है, थोड़ी सा आप लोगों को फास्ट लग रहा होगा लेकिन प्रश्न आप लोग इसी प्रकार से पेपर में सॉल्व करेंगे फास्ट आप लोग। अगला प्रश्न है, दर्पण में देखने पर लगता है कि घड़ी 6:30 प्रदर्शित कर रही है। आपको बताना है कि वास्तविक समय कितना होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 5:30 बजाएगा। घड़ी दर्पण में देखने पर आपको 6:30 दिखाई देगी लेकिन वास्तविक जो समय होगा वो आपका 5:30 होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यह एक सीरीज से प्रश्न दिया गया है। 4, 7, 12, 20, 30, 43, 58 है। अगला पद आपका कौन सा होगा? आप लोग देख रहे होंगे 3 बढ़ रहा, 5, फिर आपका 8, 10, 13, 15 और अगला आपका 18 हो जाएगा। 18, 18, 76 वो आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। चिरंतन का आपका विलोम बताना है। तो इसका जो विलोम होगा आपका नश्वर हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी आपको पहचाननी है तो अशुद्ध वर्तनी आपका प्रमाणिक हो जाएगा। इसका जो शुद्ध रूप होता है वह प्रामाणिक होता है। बाकी सभी जो है द्वारका, घनिष्ठ और तात्कालिक सभी शुद्ध वर्तनी के शब्द हैं। यहाँ पे आपको बताना है कौन से आपका व्यंजन संधि नहीं है। तो निर्गुण में जो है व्यंजन संधि नहीं है। बाकी आपका जगदीश, सदाचार और दिग्गज में व्यंजन संधि है। निर्गुण में आपका विसर्ग संधि है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आंख मिलाना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह सामना करना होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। उल्लू का पर्यायवाची कौन नहीं है? उल्लू की जो पर्यायवाची है कौशिक, उल्लूक और लक्ष्मी वाहन होते हैं। और उत्तुंग जो है इसका पर्यायवाची नहीं होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पर हिंदी का गद्यांश दिया गया है। आप लोग वीडियो रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और गद्यांश को आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न लोग। साहित्य को क्या माना गया है? तो इसका जो सही आंसर है कठिन और तपस्या और यहाँ पर हिंदी का गद्यांश दिया गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो रोककर आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न लोग। साहित्य को क्या माना गया है? तो साहित्य को कठिन तपस्या और महान यज्ञ माना गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा जहाँ व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते हैं, यह उसकी भूमि होती है, भावभूमि होती है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं? तो उच्च स्तर के जो क्रियाकलाप होते हैं वह आत्म प्रेरणा से होते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही है? तो यह भारतवर्ष में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही है गद्यांश के अनुसार। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। किस भाषा में आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है? तो हिंदी भाषा में आत्म प्रेरणा और आत्मकथा नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए हम लोग देखते हैं अगला पैसेज। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पैसेज आप पूरा पढ़ लीजिए। पूरा पढ़ने के बाद आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हम लोग पहला प्रश्न देख लेते हैं। सदाचार किससे प्रवर्तित होता है? सदाचार ज्ञान और भक्ति द्वारा प्रवर्तित होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है।
ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है? तो इसका जो पता है वह कष्टपूर्वक हृदय को दबाकर पता लगाया जाता है प्रवर्तित सदाचार का। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। भक्ति द्वारा प्रवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है? भक्ति द्वारा प्रवर्तित सदाचार का अनुष्ठान आनंद और हृदय से होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है? जो आनंद और हर्ष से युक्त हो। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। हृदय की वह कौन सी अस्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है? तो वह शील दशा है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए हम लोग देखते हैं इंग्लिश के प्रश्न। डिलीजेंट का सिनोनिम्स आपको बताना है। डिलीजेंट का अर्थ होता है मेहनती और लेबोरियस का भी अर्थ आपका मेहनती होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। द स्टडी ऑफ बर्ड क्या कहलाता है? यह आपकी ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यह इंग्लिश का पैसेज है। आप लोग वीडियो रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग पैसेज पूरा पढ़ लीजिए। आइए हम लोग पैसे रिलेटेड पहला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन? तो इसका जो सही आंसर है वो जेनेटिक वेरिएशन इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सब सारन अफ्रीका है लॉस्ट हाउ मेनी ब्लैक रियोनो जेनेटिक लिनेज इन 200 ईयर्स? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 64 हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। जेनेटिकली यूनिक ब्लैक रेनोकोर्स हैज बीन लॉस्ट इन ऑल ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज एक्सेप्ट? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह तंजानिया हो जाएगा। तो टोटल हम लोग 100 प्रश्न सॉल्व किए हैं UPSSC PT के ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार। आप लोग के कितने प्रश्न सही और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई प्रतिक्रिया देनी है तो भी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।